सुगस अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था वेदांता लिमिटेड के चार्ट्स के बारे में कि चार्ट्स बेयरिश हैं। जब तक यहां पर आपको 254 का प्राइस नहीं मिल रहा तब तक चार्ट्स में कोई एंट्री पोजीशन नजर नहीं आती है। इनफैक्ट लास्ट सेशंस में 254 के प्राइसेस भी टूटे, लेकिन क्या अब यहां से रिकवरी बनेगी? स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या यहां से ब्रेकआउट आ सकता है। देखो यार, चार्ट्स पर हर चीजें समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हर बार आपको खबर आकर के नहीं बताएगी कि मैं यहां पर अच्छी आ रही हूं या बुरी आ रही हूं। चार्ट्स आपको इंडिकेट करते हैं एक्चुअली में कि क्या आगे पॉसिबिलिटी बनने वाली है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। बहुत सी चीजें यहां पर लेंगे, स्पेशली कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर क्या पॉसिबिलिटी है उसको भी। आज कंपनी बार बार अपडेट दे रही है। एक मिनट पहले अपडेट आई है, 4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले कंपनी एलओडीआर से भी रूल्स एंड रेगुलेशन चैप्टर 5 के अंडर अपडेट दे रही है। कंपनी सास्ट रेगुलेशन से भी रूल्स एंड रेगुलेशन चैप्टर 4 के अंडर अपडेट दे रही है। कंपनी डिस्क्लोजर देती है अपने इनकम्बरेंस वाया प्रमोटर के बारे में। बहुत सारी अपडेट्स कंपनी दे रही है, लेकिन इनमें से किसी अपडेट का जो रिक्वायर्ड अपडेट होती है एक इन्वेस्टर के लिए, हमें नहीं चाहिए। डिस्क्लोजर मींस कि कंपनी से भी रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही, टाइमली चीजें इन्वेस्टर के सामने डिस्क्लोज कर रही है या नहीं कर रही। तो यस, कंपनी ने सभी चीजें आपको बताई हैं। और साथ में जो लास्ट अपडेट है यहां पर 1 मिनट पहले जो आई है, डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 30A ऑफ एलओडीआर, इसको आप चाहो तो यहां पर रीड कर सकते हो। ये एक ही पैराग्राफ रीड करने वाला है, उसके बाद में इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये 2 पैराग्राफ्स भी आप यहां पर रीड कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मेन पॉइंट आज के दिन में है कि क्या पॉसिबिलिटी है कंपनी के Q1 से, इसको समझना, क्योंकि आप व्यूअर की बहुत रिक्वेस्ट थी इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। कंपनी ने कुछ दिन पहले ही अपना प्रीव्यू भी दिया था। कंपनी के Q1 में कंपनी ने कितना प्रोडक्शन किया है, कहां से कितना प्रोडक्शन है। जिंक इंटरनेशनल से 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 45 KT का कंपनी ने प्रोडक्शन किया है। फेज 2 का प्रोडक्शन कंपनी का जुलाई महीने से स्टार्ट होगा, जो कि अभी नहीं आया है फिलहाल के लिए। मतलब क्वार्टरली बात करें तो जून के क्वार्टर तक की ही या जून महीने तक की यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी ने बताई है। बाकी जुलाई जो है वो आपको सितंबर क्वार्टर में पता चलेगा, ठीक है। तो इसके अलावा हाईएस्ट फर्स्ट क्वार्टर सेल्स रही है ये कंपनी की कॉपर इंडिया से 8 सालों में 53 KT के साथ में, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस 3% का जंप है। फेरोक्रोम से कंपनी का प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर बेसिस 4% बढ़ा है। लेकिन हमारी मेन रिक्वायरमेंट पता है क्या है? बहुत ज्यादा, क्योंकि पिछले साल अगर आप कंपनी के नंबर्स देखोगे, पिछले साल जून में बहुत बड़ा नंबर था 37,824 करोड़ का। अब ये नंबर कंपनी ने अचीव कैसे किया, ये समझने की जरूरी चीज होती है। तो यहां पर देखो आप एक बार, ये टोटल 4 पॉइंट्स है। फेवरेबल कमोडिटी प्राइसेस, यानी कि कमोडिटी के प्राइसेस, डिमांड बढ़ी तो कंपनी में प्राइसेस आपको ज्यादा देखने को मिले। डिमांड बढ़ी दैट मींस की सप्लाई बढ़ी, सप्लाई बढ़ी तो उतना रिवेन्यू भी बढ़ा, जिसकी वजह से कंपनी बहुत बड़ा रिवेन्यू देने में कामयाब रही थी पिछले साल में। क्रूड ऑयल के प्राइस पर भी अच्छे खासे, और जिंक, एल्यूमिनियम, इन सभी चीजों पर आपके प्राइसेस बढ़े थे। इंक्रीज्ड प्रोडक्शन वॉल्यूम्स, ये भी आपको एक बड़ा रीजन देखने को मिला कि पिछले साल आपका वॉल्यूम इतना ज्यादा कैसे था। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मिक्स, और साथ में रोबस्ट डिविडेंड इनकम भी कंपनी ने वहां पर ऐड करी थी। अब ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इसके साथ में एक बात और पता होनी चाहिए कि आने वाला जो क्वार्टर है डीमर्जर के बाद में सबसे पहला क्वार्टर होने वाला है। दैट मींस कि नंबर्स यहां से एक तरह से शुरुआत होगी कंपनी के जून क्वार्टर की। बट स्टिल एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हमेशा रहती है। जब भी स्टॉक पर गिरावट दिख रही हो और रिजल्ट्स आने वाले हो, तो इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन भी ये होती है कि भैया रिजल्ट आएंगे तो शायद हमें कुछ रिलीफ मिले। तो क्या कंपनी दे सकते हैं? पहले तो रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड रहेगा 47% का ग्रोथ फ्रॉम एनुअल बेसिस, जो कि अगर हम इनकम वगैरह सब चीजें मिला करके भी देखेंगे तो आई बिलीव कि थोड़ा सा मुश्किल रहेगा वेदांता लिमिटेड के लिए एक नया ग्रोथ प्रोवाइड कर पाना 47% अबव। पिछले साल सभी रीजंस मैंने आपको गिना दिए कि किस रीजन से कंपनी के रेवेन्यू इतने ज्यादा बढ़े थे, उसके बाद से कंपनी ने इतना बड़ा नंबर नहीं प्रोवाइड करा है। ऑलराइट, समझ गए पॉइंट आप यहाँ पे? अगर हम डिविडेंड इनकम वगैरह सब चीजें हटा देंगे तब भी कंपनी को एक बड़ा ग्रोथ अचीव करना है 47% का, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है पार्ट, यानी कि प्रॉफिट्स पर कंपनी को 71% का ग्रोथ चाहिए। 4457 से बढ़ करके कंपनी को 71% का ग्रोथ देना है। आई बिलीव कि ये ग्रोथ कंपनी अचीव कर पाएगी। आई बिलीव कि पैट ग्रोथ कंपनी का अचीव हो सकता है, भले ही कंपनी के
रिवेन्यूज पर इतना जो है हमको ग्रोथ देखने को ना मिले। आई बिलीव पैट कंपनी ग्रोथ यहां पर अचीव कर पाएगी। दैट मीन्स कि बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है और सिचुएशन ज्यादा बढ़िया पूरे मतलब ओवरऑल रिजल्ट्स यहां पर अच्छे शायद देखने को ना मिले, बट कुछ चीजें कंपनी की अच्छी देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल के लिए जो कंपनी ने अपना प्रोडक्शन डाटा बताया है, यहाँ पर आप और थोड़ी ग्रोथ देखोगे, जैसे जिंक इंडिया से क्या ग्रोथ कंपनी की आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा कि इस बार कंपनी ने कितना ग्रोथ कितना प्रोड्यूस किया है और पिछले बार कितना प्रोडक्शन कंपनी का था। तो बहुत मिनिमम ग्रोथ है, 1%, 4%, 6%, -2%, नील ग्रोथ है, 1% का ग्रोथ है। थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको कंपनी का जिंक इंटरनेशनल और दिखेगा। टोटल माइंड मेटल्स आपको दिखेंगे पूरा यहाँ पर 14% का ग्रोथ है। माइंड मेटल कंटेंट बीएमएम से 73% का ग्रोथ है, तो 73- का और -14% का ग्रोथ है। तो अल्टीमेटली कंपनी का प्रोडक्शन ग्रोथ इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफी कम आया। और पिछले साल ऑलरेडी अगर पिछले साल प्रोडक्शन हाई भी रहा था क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा हाई थी, प्राइसिंग हाई थी, और इस बार अगर प्रोडक्शन कम भी आया है तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं दिक्कतें बन सकती है रेवेन्यूज के ऊपर। तो आई बिलीव कि इस बार का क्वार्टर कहीं ना कहीं आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि अच्छा नहीं रहेगा और हो सकता है कि आपको प्री जो गिरावट दिख रही है वो इस प्री रिजल्ट के पहले का मोमेंटम है। ये एक रीजन है जो अभी डिसीवर पूरी तरह से मार्केट में नहीं होगा जब तक कंपनी रिजल्ट नहीं दे देगी। अभी इसके अलावा जो मेजर रीजन आपका आता है, जैसे हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया या आज से 10 दिन पहले भी डिस्कस किया था कि 340 से लगातार आपका 7 EMA पर रिजेक्शन बना हुआ है और किसी भी कंपनी में इस तरह से गिरावट होना, 7 EMA का 21 EMA के नीचे जाना, ये लॉन्ग टर्म चार्ट को बेरिश इंडिकेट करता है। अब एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर आओ यहाँ पे। अगर आप चैनल पर रेगुलर रहे हो, अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आई एम एन ISM सर्टिफाइड। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो एक चीज यहाँ पर नोट करना, किसी भी स्टॉक में जब आपको एक तरफा इस तरह से गिरावट देखने को मिलती है, ठीक है, इसको आप नोज डाइव भी कह सकते हो, इस तरह से जब आपको फॉल दिख रहा होता है तो वहां पर बहुत हाई पोटेंशियल होता है कि आपके पास एक रिकवरी बने ऊपर की तरफ। और फिलहाल के लिए 254 की रेंज जो कि एक बहुत क्रूशियल बेस है आज पर आपके चार्ट्स 2024 के, यहां पर अगर आप देखोगे 2024 के चार्ट्स के अकॉर्डिंग ये प्राइसेस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं वेदांता लिमिटेड के लिए 250 की रेंज। तो दैट मींस कि अगर ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रही और आप ऑलरेडी नोज डाइव कर रहे हो यहाँ पे, तो आपको ये देखना है कि एटलीस्ट इस 254 की तरफ वापस से आप रिटेन करो, क्योंकि अगर हम रिटेन करते हैं तो हमारे पास कुछ मोमेंटम और कुछ रिकवरी के चांसेस बनते हैं, जहां पर आपको बहुत ज्यादा एवरेजिंग भी देखने को मिलेगी और साथ में एवरेजिंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो अल्टीमेटली अगर आपके पास कुछ रिकवरी यहां पर बनती भी है नोज डाइव के बाद में, और ये क्यों बन सकती है इसके पीछे और रीजन यहां पर सुनना एक बार। टेक्निकल बोथ आरएसआई एमएफआई दोनों आपके बुलिश हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन हो सकता है। तो आपके पास दो रीजन बन रहे हैं कि एक तो आप इंपॉर्टेंट बेस के पास हो, दूसरे आपके टेक्निकल्स दोनों पॉजिटिव है, बुलिश सिग्नल दे रहे हैं। तो ये कुछ रीजन बन सकते हैं कि इस नॉच डाइव के बाद में आपके पास एवरेजिंग बने। एवरेजिंग बने के मतलब कि इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और आपके पास फिर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। मतलब कि ओवरऑल आपके पास अगर छोटा सा मोमेंटम बनता है वो सिर्फ और सिर्फ एक रिलीफ मोमेंटम होगा, रिलीफ रिकवरी होगी। अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए ना, अभी भी अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए तो आपको पहले तो 292 क्रॉस करना था, जो कि हुआ ही नहीं, बिल्कुल उसके पास भी नहीं आया। 282 और 272 के बीच में ही अटका रहा था, ठीक है, 272 282 के बीच में ही अटका रहा था। तो अगर आपको कोई बड़ा ब्रेकआउट चाहिए तो यहां पर आपको 292 क्रॉस करना जरूरी है। अब आप कहोगे भाई 254 से लेकर के 292 ये अपने आप में बड़ा ब्रेकआउट है, नहीं, काफी सारे इन्वेस्टर्स 315 340 के आसपास अटके हुए हैं। तो जब बड़े ब्रेकआउट की बात आ रही है मतलब हमको इतने बड़े लेवल्स चाहिए, तो उसके लिए ये चीज 292 क्रॉस करना जरूरी है। अदरवाइज शॉर्टर जैसे आपके 282 से 272 के बीच में एक्टिव थे वो आपको फिर एक्टिव देखने को ही मिलेंगे, ठीक, वो फिर एक्टिव देखने को मिलेंगे। और अगर शॉर्टर्स अभी भी यहां पर एक्टिव रहते हैं 254 से छोटी रिकवरी करने के बाद भी, दैट मींस कि वो शॉर्टर प्रॉफिट बुकिंग बार बार करेंगे और आपको 254 भी अल्टीमेटली आने वाले वीक्स में ड्रॉप होता देखने को मिलेगा। और अगर आप थोड़ा सा चार्ट में और आगे जाओगे तो आपको एक और लेवल नजर आता है, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था 244 का, यहां पर ये वाला प्राइस 244, ये सभी चार्ट्स जो अगर आप पास में थोड़ा जूम इन करके देखोगे ना, ये सभी लेवल्स आपको नजर आएंगे। और इसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट 238 का, ये दो प्राइसेस इंपॉर्टेंट बेसिस हैं ये वेदांता लिमिटेड के। और अभी तक जो हम लोग 254 डिस्कस करते हुए आया था ना, वो भी आपके पास चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ही था।
कि आप तब तक यहां पर लॉन्ग टर्म एंट्रीज नहीं कर सकते जब तक 292 कम से कम ये लेवल सस्टेन ना करे, और स्पेशली 7 EMA 21 EMA के ऊपर ना आ जाए, और दोनों में से कोई चीज नहीं हुई। मतलब कि अभी तक हम बहुत सेफ चल रहे थे, और जो ये बहुत जरूरी चीज होती है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे, क्योंकि हर बार आपको खबर आकर के नहीं बताएगी कि मैं अच्छी हूं या बुरी हूं। चार्ट्स आपको और टेक्निकल्स आपको हमेशा इंडिकेशन देते हैं कि कब मैं सही हूं एंट्री के लिए और कब नहीं हूं। ऑलराइट, तो ये सब चीजें थी वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड। ठीक है, और कुछ है इस वीडियो में? ऑलराइट, क्वार्टर वन बहुत ट्रिकी रहेगा इस बार, क्योंकि डीमर्जर के बाद में पहला क्वार्टर है वेदांता लिमिटेड का। तो देखना ये है कि कितने कमोडिटीज, कितने सेगमेंट्स यहां पर अब सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे या पर ऐड किए जाएंगे, उसके बाद ही नई वैल्यूएशंस भी निकल करके आती हैं। और मैंने आपको बता दिया कि पिछले साल कंपनी में क्या चीज थी जिसकी वजह से रेवेन्यूज काफी ज्यादा बढ़े थे। अब ये पॉइंट्स मैं आपको इसलिए आज के दिन दिखा रहा हूं क्योंकि कल रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स आए थे। ठीक है, और पिछले साल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डिविडेंड इनकम और बाद में आपके डिविडेंड इनकम नहीं, डिविडेंड इनकम आपका जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में था। कंपनी ने एशियन पेंट्स के स्टेक से एक अच्छा खासा अमाउंट ऐड कर दिया था। ठीक है, जिसकी वजह से इस बार के जो प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज वो आपको अनसेटल्ड होते देखने को मिले। और मैंने सिर्फ आपके साथ यही चीज डिस्कस करती कल के वीडियो के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज के, कि कंपनी की अदर इनकम बढ़ी है, और रीजन स्पेसिफिकली ऑल्दो मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया जब आपके बहुत सारे कमेंट आए। तो इसलिए इस बार मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैसे कंपनी का पिछले साल बहुत बड़ा रिवेन्यू था और बहुत बड़ा नंबर था, और इस बार क्या पॉसिबिलिटी आपको मिलनी चाहिए, आपकी नजर कहां होनी चाहिए। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करते जाना, मिलता अगले वीडियो में।